जय श्री राधे कृष्णा। वेलकम टू ऑल ऑफ यू एस्ट्रो वास्तु कोर्स। एस्ट्रो वास्तु का जो कोर्स है ये बहुत ही अच्छा कोर्स है। ये लाल किताब के बेस पर रहेगा और ये अब तक मैंने जैसे वास्तु की फील्ड में काफी समय से सिखा रही हूँ। एस्ट्रो वास्तु के कोर्स को भी स्टार्टअप किया है। अब तक मैं 2 से 3 बैच एस्ट्रो वास्तु के करा चुकी हूँ। मेरा नाम एकता बंसल है और मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। लास्ट 5 से 6 बहुत साल आवाज आ रही है। मैम प्लीज किसी कोई तो है जिनके यहाँ से एयर की काफी आवाज आ रही है, प्लीज उनको अनम्यूट करा दीजिए, मैंने म्यूट करा दीजिए। आई मीन हाँ जी, थैंक यू। कर दिया। तो 5 से 6 साल मुझे इस फील्ड के अंदर हो गए हैं, सीखते हुए एक और छोटा सा काम और कर दो। सीखते हुए और सिखाते हुए। ये तो आज का जो कोर्स है वो एस्ट्रो वास्तु का कोर्स है। तो इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम सब लोग फैमिलियर हो जाएं, एक फैमिली बनकर हम अपनी इस कोर्स को आगे करें। तो आप दो दो लाइंस में अपने अपना परिचय दे सकते हो कि आपका नाम क्या है, कहाँ से आप बिलोंग करते हो और इस फील्ड में आप कब से वर्क कर रहे हो। तो पूजा जी। पूजा जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके अपने बारे में बताइए। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम मैं मुरादनगर से बिलोंग करते हैं। आई एम फ्रॉम मुरादनगर एंड अभी बस सिर्फ 3 महीने से ही इस फील्ड में आई हूँ, वो भी आप ही से फर्स्ट टाइम क्लास लिया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, नेम न्यूमरोलॉजी एंड नंबर न्यूमरोलॉजी। और थर्ड कोर्स आज मेरा ये सॉरी उसके साथ मैंने स्विच वर्ड भी किया था। थर्ड कोर्स और फोर्थ कोर्स आज मेरा लाल किताब है आप ही से। वेरी गुड। फर्स्ट गुरु मेरे आप ही हो मैम। चलो जी, आशा करती हूँ कि आप इस फील्ड के अंदर बहुत अच्छा कार्य करें, बहुत कुछ सीख कर जाएं और कुछ जीवन के यस अंदर। मैम, बहुत कुछ मैम, बहुत कुछ चेंज भी मेरे अंदर, बहुत चेंज आया, बहुत ही ज्यादा। 3 महीने से तो बहुत ज्यादा चेंज है। बहुत बढ़िया। हाँ, ठीक है। अब राघवी जी। जय श्री राधे कृष्ण मैम। जय श्री राधे कृष्णा। मेरा नाम राघवी गौरी मित्तल है और मैं गाजियाबाद से हूँ। और मैं अकल्ट की फील्ड से या स्पिरिचुअलिटी में पिछले 35 साल से हूँ। और मैं अपने आप को अपडेट करने के लिए कोई ना कोई कोर्स ज्वाइन करती रहती हूँ, जिससे कि मुझे आगे सीखने को मिलता रहे। और आप मेरे गुरु बने हैं, इसलिए मैं सौभाग्य हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और मैं देखो, गुरु की उपाधि तो बहुत बड़ी उपाधि होती है, ठीक है। उस उपाधि के काबिल शायद मैं हूँ या नहीं, मुझे नहीं पता। बट मेरे को जो भी नॉलेज है, जो भी ज्ञान है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जो सिखाते हैं वो गुरु हैं। वो है, बट गुरु की उपाधि बहुत बड़ी होती है। थैंक यू सो मच फॉर टीचिंग अस। थैंक यू वेरी मच। ममता जी। राधे राधे। राधे राधे जी। मैं ममता गुप्ता और साहिबाबाद से हूँ मैं। और जुड़े हुए तो ये लॉकडाउन के टाइम से कुछ ना कुछ ऑकल्ट की फील्ड, लेकिन आपके साथ जुड़ी बहुत अच्छा लगा, नॉलेज बहुत मिली। ये सब चीजें मुझे अच्छी तो लगती थी, पर इनके बारे में नॉलेज कुछ नहीं थी कि कैसे है क्या है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सब चीजें मुझे अट्रैक्ट करती थी कि नंबर्स क्या है, ये सब चीजें क्या होती है। और सब जानते जानते इतना अच्छा लगा। आज बहुत बहुत कुछ चीजें सीख गई हूँ और कहीं ना कहीं लाइफ को अपग्रेड करने लग गई हूँ। अच्छा, आप साथ साथ लोगों एस्ट्रो की लाइफ वास्तु के में कोर्स से क्या एक्सपेक्ट करते हो कि आप लोग एस्ट्रो वास्तु का कोर्स आपने ज्वाइन किया है, आप इससे क्या मतलब सीखने वाले हो, क्या सोच के ज्वाइन किया? मुझे नहीं पता था, सिर्फ वास्तु के नाम से मैंने इसको ज्वाइन किया है, सिर्फ वास्तु से, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं वास्तु अच्छा लगता है। नहीं है कि हाँ कौन सी क्या दिशा है, लेकिन सीखने के बाद कहीं ना कहीं तो नॉलेज बढ़ेगी। अपने साथ साथ और लोगों की लाइफ में भी वैल्यू ऐड करना चाहती हूँ मैं इसके थ्रू। बहुत अच्छे से और कर पाओगे। जैसे कि राधवी जी ने कहा कि जो भी आपको कहीं ना कहीं कुछ ज्ञान दे रहा है वो गुरु ही होता है। बिल्कुल, ये उन्होंने बहुत सही कहा। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। थैंक यू। मनमोहन भैया। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैं मनमोहन मनोचा करनाल हरियाणा से हूँ और मेरे को एक्सप्लोसिव में भी नौकरी हुए हैं। पहले मैंने वैदिक किया था, उसके बाद जो भी मैंने कोर्स किए हैं वो आपने किए हैं। काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और अपनी लाइफ अपग्रेड कर रहे हैं। वेरी गुड, मोस्ट वेलकम। थैंक यू। विष्णु भैया।
मैम नमस्कार। नमस्कार। मैं विष्णु कुमार शुक्ला गाजियाबाद से, और मैंने आपके साथ में नक्षत्र का कोर्स किया। उसके बाद मैंने मनी मैनेजमेंट किया, और अभी मैं इस कोर्स को आपके साथ कर रहा हूँ। वैदिक जो सीखा है आज मेरे यहाँ से तो नहीं है, क्योंकि मैं पहले से बंद था। नहीं, ये तो मैंने कर दिया। ओके, तो मैंने जो है वैदिक सीखा हुआ है। वास्तु के एडवांस लेवल के बहुत सारे कोर्स किए, तब से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और मुझे तो अच्छा लगता है जब आपके कोर्स में आता हूँ, आपको कोई वीडियो देखता हूँ या जो भी है और इतना एक्चुअली सबसे बड़ी बात है कि वो सब चल रहे हैं इतना मन लगा करके, और इतने कम पैसे में मैम आप सिखा दी, मतलब क्या कहूँ, एक बड़ा मतलब ग्रेटिट्यूड है। थैंक यू सो मच। इतने सारे लोगों को आप पैसे सिखा पा रही नहीं। कई बार होता है कि पैसे की वजह से लोग नहीं सीख पाते। मेरा ग्रेट। स्पेशली हेल्प उन लोगों के लिए ही है जो हायर फीस नहीं पे कर सकते। मेरा जीवन का मोटिव यही है कि चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बड़े बुजुर्ग हों, चाहे वो यंगस्टर्स हों, अगर वो कुछ सीखना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, और हायर फीस की वजह से नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, तो आई ऑलवेज हेल्प हिम, चाहे जिस तरीके से यस मैंने मैम, ये आपके लिए कि वाकई आपने हमें इस प्लेटफॉर्म पे लाके बहुत अच्छा हमारे लिए किया है कि हम वाकई कई जगह कई बार मन होता है कि हाँ सीखना तो है, बट बहुत ज्यादा फीस की वजह से रह जाता है कि नहीं चलो रहने दो। लेकिन आपने इतना इसे यूनिवर्सल ऑफर में करके हम लोगों के लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट दिया हमें। और ये हमको प्रेरणा मिली है मैम कि हम ऐसा कुछ करें। जिनके पास अगर पैसे नहीं है तो उनका वास्तु कैसे होगा। जो सीखना चाहते हैं तो हम क्या उन्हें सिखा सकते हैं, ये एक हमको प्रेरणा है। हमने आपसे लिए मैडम, सो मच थैंक यू। और बाकी तो इतना अच्छा है कि मैं बोलते रहूंगा, फिर मुझे समझ नहीं आएगा। नहीं, मेरा मोटिव बहुत जब बहुत होगा, जब मैं आपको ये कोर्स कराऊंगी। अभी आप मेरे साथ कम से कम 15 दिन रहोगे, कम से कम 15 दिन मैं आपको बोल रही हूँ, है ठीक है? मैं बराबर तो बेनिफिट जब होगा जब मैं आपको जो कोर्स बीच में दो सिखाने तीन जा दिन रही गायब होंगे, मैं आपको बताया था मुझे कहीं ओवरलैप पूरा था, हूँ, अगर बट कहीं हम जब रिकॉर्डिंग गायब होगे तो हो सुनेंगे। सकता है मैं भी गायब हो जाऊं। ये को जिंदगी है, ये आगे पीछे चलती रहती है। ठीक है, क्या तो मैं भी गायब हो जाऊं? क्यों नहीं नहीं? मैम, कोई नहीं। आप ठीक है, हम आपकी रिकॉर्डिंग सुनाएंगे, हम आपको फॉलो करेंगे, ऐसे क्या है। और इसीलिए मैंने आप ओवरलैपिंग वाला लोगों मामला को था। इसीलिए ना मैंने आप लोगों को पहले बैच की रिकॉर्डिंग एडवांस में दे दी कि आप सुन लो, मैम, जो भी प्रॉब्लम हो तो समझ में जल्दी आ जाएंगी। मैम आपने प्रॉमिस किया था अच्छे एस्ट्रोलॉजर बना देंगे, तो गायब मत होना आप। ऐसे नहीं गायब होने वाली मैं, मतलब ये कहा कि 2-3 दिन के लिए कहीं छुट्टियों पे चले जाना, ये वैसे इस तरीके से गायब नहीं हो रही मैं। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो वो निभाऊंगी मैं। मैम आप जाइए, मतलब घूम के भी आइए, जहाँ जाना है वहाँ, लेकिन हम लोग फॉलो करेंगे। आज की नहीं, कल सीखेंगे, उसमें क्या है, सीख लेंगे। लेकिन आप नहीं, क्लास होएगी, अच्छे से थैंक यू होएगी। सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैडम 15 दिन के लिए पहले घूम आई। अरे अभी 2 दिन में ही के लिए तो होकर आया है खाली। क्लास में एकदम ही प्रोग्राम्स में। अच्छा बताओ सुमित जी, अपने बारे में बताओ फटाफट। मैम नमस्ते, मेरा नाम सुमित भारद्वाज है। मैं गाजियाबाद मुरादनगर से हूँ। मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस है वास्तु एस्ट्रोलॉजी का। और मैम आपसे मैंने नक्षत्र सीखे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद मैंने अपनी वाइफ को भी आपकी क्लास में ज्वाइन किया है, कराया, ताकि अब अच्छा, हम दोनों ही एक साथ कर रहे हैं। मैम थैंक यू, आपका बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप बहुत अच्छे से ज्ञान दे रही हो, बड़ी गहराई से। जो आप काम कर रहे हो वो वास्तव में सैल्यूट है। थैंक यू। प्रीति जी। मेरा नाम प्रीति सिंह है। मैं सोनीपत हरियाणा से हूँ। मैं ऑकल्ट फील्ड में 25 साल पहले रेकी के थ्रू आई थी। रेकी मैंने सीखी थी फर्स्ट डिग्री, अब मैंने थर्ड डिग्री तक कर रखा है। और कोविड में मैंने पहले अरविंद सूद जी को ज्वाइन करा न्यूमरोलॉजी के लिए, और उसके बाद मैं बहुत सारे कोर्स कर चुकी हूँ, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी। तो चलता रहता है, जिसका कोर्स आता है मेरे को और पढ़ना है और जानना है, जिज्ञासा के लिए मैं हर एक का कोर्स ज्वाइन करती हूँ। तो और आपके साथ मैं अभी जुड़ी हूँ नेम न्यूमरोलॉजी से। ये मेरा आपका साथ सेकंड कोर्स है वास्तु का। ओके, मोस्ट वेलकम। भावना जी। हेलो एवरीवन।
हेलो एकता जी। मैं ऑक्टल्ट में एक्चुअली काफी टाइम से हूँ, बट 3 इयर्स से प्रैक्टिस कर रही हूँ। रेकी तो काफी टाइम से सीखी हुई थी, रेकी प्रैक्टिस। देन मैं अभी पुरानी क्रिस्टल हीलर हूँ, एंड देन रीड करती हूँ। एंड देन आई एम सालसा एस्ट्रोलॉजी मैंने सीखी है, एंड आई एम लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग इट एजुअली एज ऑफ नाउ। एंड इसके अलावा अभी मैं वास्तु एंड एस्ट्रो वास्तु सीखने में इंटरेस्टेड हूँ, तो वो आपसे अभी मेरा पहला क्लास है जो मैं सीखने वाली हूँ आज। सो लेट्स सी हाउ इट गोस। या थैंक यू। थैंक यू। गजल वर्मा जी। म्यूट अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आवाज आ रही है अब मेरी? हाँ जी। हाँ, हेलो। मैं एक्चुअली मुंबई से हूँ, एंड मैं ऑकुल फील्ड में 3 साल से ही हूँ। सो ओशो ज़ेन मैंने भी सीखा है, और प्राणी हीलिंग करती हूँ, रेकी भी करती हूँ। एस्ट्रो के लिए ये मेरा फर्स्ट क्लास है, सो आगे मतलब पता नहीं क्या है इसमें। नहीं, मतलब एस्ट्रोलॉजी की कोई नॉलेज नहीं? भी नॉलेज नहीं है मुझे एस्ट्रो का। न्यूमरोलॉजी की? नहीं, मैंने नो। नहीं किया होगा। मतलब प्लैनेट्स के बारे में कुछ नहीं मालूम? जीरो नॉलेज। ओके, ठीक है ना, पता चल गया कि कौन किस लेवल से कहाँ से स्टार्ट करना है। राइट। ठीक है, निशा जी। आपके साथ पहले नक्षत्र की क्लास की। वैसे मैं 25 ईयर्स से ऑपरेट फील्ड में हूँ, रेकी प्राणी के लिए एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री सब कर चुकी हूँ, और आपके साथ लास्ट नक्षत्र की क्लास की थी, बहुत अच्छा लगा था। अभी टैरो का भी लिया हुआ है आपसे क्लास का। मोस्ट वेलकम। सोनल जी। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैं तो अप्रोक्सीमेटली 1.5 साल से ही हूँ इस फील्ड में, और एस्ट्रो वास्तु फर्स्ट वास्तु का अपर वर्जन है इसलिए ज्वाइन किया। और दूसरा ये आपसे सारे ऑलमोस्ट जितने लॉन्च हुए हैं मैंने सारे ही ज्वाइन किए हैं। तो ऐसा लगता है आपकी क्लास नाउ अ पार्ट ऑफ लाइफ। मतलब अगर नहीं ज्वाइन करते हैं तो लगता है कुछ मिस हुआ है, जैसे ना मतलब टीवी नहीं देखा या खाना नहीं खाया या उठे नहीं, तो कुछ ऐसा सा हो गया है। तो बस मतलब करना ही बात होता है। कर दी, सास बहू का सीरियल आता था ना, एक सीरियल मिस हो गया, तो पता नहीं आज बस क्या मिस हो गया कुछ हमारा। हाँ, ऐसे ऐसे ही समझ लीजिए कि आपने कुछ लॉन्च किया और ज्वाइन नहीं किया तो पता नहीं क्या मिस हो जाएगा। तो बाकी नॉलेज नो डाउट, हर मतलब क्लास जैसे आप में। समझाते हो ना, हम्म। वो मतलब उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। बहुत सारे वीडियोस वगैरह देखे हैं बट ऐसा समझ ही नहीं आता, लगता है पता नहीं कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा। पर जो जो ज्वाइन किया है आपने इतना इजीली और इतने अच्छे से समझाया है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। आपको बता देती हूँ, हर क्लास में आपको अलग चीज मिलेगी। हर चीज में ऐसे ही कुछ नहीं मिलने वाला। कोई ना कोई पॉइंट आपको ऐसा जरूर मिलेगा जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देगा। वैशाली जी। यस मैम। मैम अभी अभी लॉग इन किया, आपने कुछ पूछा क्या? अपने बारे में बता दो एक बार, जिससे सब लोग के साथ फैमिलियर हो जाएंगे हम। हाँ मैम, आपने कुछ पूछा क्या? आपका नाम? अच्छा, मुझे अच्छा इंट्रोडक्शन देना है। मेरा नाम वैशाली मणियार है, और लाइक आई हैव डन ऑलमोस्ट ऑल द वर्कशॉप विद एकता मैम। और अब तक का मेरा एक्सपीरियंस, मैं अगर शॉर्ट में बताऊं तो एवरी डे मैंने अपग्रेड किया है अपने आप को, और इन ऑलवेज इन अ पॉजिटिव वे। क्योंकि मैम हमेशा कहते हैं कि एक कहीं ना कहीं किसी से जुड़ने का एक निमित्त है जो हमेशा से हमें प्रोग्रेस की ओर ही लेके जाता है। So she has always been my mentor and mediator too, to connect with the God and universe. So I am really very happy with the transformation of the life which I am living right now. और एक और चीज मैं बताना चाहूंगी कि मैंने एवरीडे कुछ नया ही सीखा है मैम से। मैंने कुछ भी सारे वर्कशॉप में कुछ भी रिपीटेशंस नहीं सीखे हैं। आई हैव ऑलवेज लर्नड everything new with her every day. कम में what the workshop में भी, but मैंने हमेशा से कुछ नया ही सीखा है। और उनसे कनेक्ट होने के लिए कभी कभी मैं कहती हूँ कि मैम मुझे एक आध लेक्चर जब भी रिपीटेशन हो, मैंने मिस किया हो, प्लीज मुझे ऐड कर दीजिएगा। तो उनसे कनेक्ट होने के लिए स्पेशली मैं कभी कभी वर्कशॉप दोबारा भी कर लेती हूँ। सो दैट इज लाइक हर एनर्जीज,
And thank you so much, ma'am, for everything. I'm really grateful to you. थैंक यू। ये वो स्टूडेंट है जिन्होंने जब से कोर्स ज्वाइन किया है, मेरे कम से कम 2.5 साल हो गए होंगे, आज तक एक क्लास मिस नहीं की होगी। Thank you. चलो जी, ठीक है। एस्ट्रो वास्तु का कोर्स है हमारा। इस कोर्स के अंदर हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे। जैसे सबसे पहले तुम जान लेते हैं कि आपको रिकॉर्डिंग्स कैसे मिलेंगी। आपको जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो सारी की सारी आपको अपने ग्रुप में मिलेंगी टेलीग्राम के ऊपर, जो लाइफ टाइम रहेंगी आपके लिए। आप जब चाहो उन्हें देख सकते हो अकॉर्डिंग टू योर टाइम। ठीक है। हम इस कोर्स के अंदर क्या सीखने वाले हैं कि एस्ट्रो वास्तु की पावर क्या है। क्या एस्ट्रो वास्तु की पावर से हम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? क्या डू वी नीड रिकंस्ट्रक्शन? क्या हमें किसी भी चीज को, जब हम कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं वास्तु में, क्या हमें उसे रिकंस्ट्रक्ट करने की जरूरत है? मतलब कहीं तोड़ा फोड़ी करने की जरूरत है? नहीं। तो हमें इस एस्ट्रो वास्तु के अंदर हमें कहीं से भी किसी प्रकार की तोड़ा फोड़ी नहीं करनी। हम सिर्फ सिंपल रेमेडीज और के थ्रू इस कोर्स को करेंगे। हाउ टू आइडेंटिफाई गुड जोन्स फॉर अस अकॉर्डिंग टू अवर चार्ट। देखो, हम जब नॉर्मल वास्तु करते हैं तो उसमें हम 16 जोन्स करते हैं, ठीक है, जब वास्तु में करते हैं कि कौन हर जोन्स के अपने अपने एस्पेक्ट होते हैं। बट जब हम वास्तु को अपने चार्ट पर करते हैं, मीन्स अपनी कुंडली पर करते हैं, तो उस कुंडली बेस पर हमें पता चलता है कि हमारा चार्ट के अकॉर्डिंग हमारे लिए कौन सा जोन हमें ज्यादा एनर्जी दे रहा है, किस जोन से हमें कितनी पावर मिल रही है। मीन्स अगर हमारा टॉयलेट आप देखो गलत जगह भी है, बट वो हमारा चार्ट वहां पे हमें सपोर्ट कर रहा है, तो वो हमें नेगेटिव इफेक्ट नहीं देगा। और ये हम जान सकते हैं कि हम अपने चार्ट को पढ़कर अपने घर की चीजों के बारे में जान सकते हैं, उनके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट को जान सकते हैं। हाउ टू रेड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ नेगेटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी को के इफेक्ट को हम कैसे कर सकते हैं? नेगेटिव एनर्जीज क्या होती हैं राहुल ऐप में? देखो, जब भी नेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? गंदगी। ठीक है। आप गंदगी की 2-3 चीजें बताओ क्या होती हैं। सबसे पहला होता है टॉयलेट, ठीक है। दूसरा, घर में एक नॉर्मल आप देखोगे तो सीवरेज होती है, 2 चीजें। और तीसरा होता है आपका डस्टबिन। ये तीनों चीज गंदगी हो गई। यहीं से सबसे ज्यादा नेगेटिव वाइब्रेशंस आती है। तो ये इनकी वाइब्रेशन क्या है और इन्हें कौन कंट्रोल कर सकता है? किस प्रकार वहां पे आप रेमेडी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू अपने चार्ट के अकॉर्डिंग? हम इस कोर्स के अंदर क्या सीखने वाले हैं? एस्ट्रो वास्तु का इंट्रोडक्शन सीखेंगे, क्या है रेमेडीज फॉर इल इफेक्ट्स बाय यूजिंग द पावर ऑफ प्लैनेट्स। मींस प्लैनेट्स की जो पावर होती है और उनकी पावर के जो इल इफेक्ट होते हैं, जो आपकी कुंडली पर, आपके चार्ट पर नेगेटिव इफेक्ट दे रहे हैं, उनका क्या इफेक्ट है, उसकी क्या रेमेडीज है। और इस सबसे बड़ा पॉइंट जो ऑल ओवर द पॉइंट है, अंडरस्टैंडिंग योर प्रॉब्लम इन लाइफ एंड स्पॉट द प्लैनेट कॉजिंग द प्रॉब्लम। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कह दो कि ये पूरे कोर्स का निचोड़ है एस्ट्रो वास्तु का। जीवन के अंदर हर व्यक्ति को कोई ना कोई परेशानी होती है। किसी को हेल्थ इश्यूज होते हैं, फिजिकल इश्यूज होते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, मैरिजल इशू होते हैं। तो ये सब चीजें आप अपनी कुंडली से देख सकते हैं और उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसकी क्या रेमेडीज है। घर में छोटी सी छोटी चीजों को भी आप इधर से उधर रखने पर भी उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं। तो वो आप इस कोर्स के अंदर सीखेंगे। अब इस कोर्स के लिए क्वेश्चन आता है कि आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एस्ट्रोलॉजी, कि आपको अगर आप ये कोर्स कर रहे हैं, क्या आपको एस्ट्रोलॉजी आनी चाहिए जी? नहीं। इस ये कोर्स बिल्कुल बेसिक से है, 0 लेवल से है। जैसे कि हमारी क्लास के अंदर सब लोग कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी बैकग्राउंड से जुड़े हुए हैं, बट गजल भमरा एक जब टोटली न्यू, नो एंड कुछ भी नॉलेज नहीं है इनको न्यूमरोलॉजी वास्तु की। तो हम इस कोर्स को बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको नहीं आती तो फिर भी आपको घबराना नहीं है, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या जानना चाहिए? जैसे कि हम एस्ट्रोलॉजी जान कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी जब हम जा करते हैं तो हमें पता है कि कितने प्लैनेट्स होते हैं। 7 प्लैनेट्स होते हैं और 2 हमारे शेडो प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है।
तो ये टोटल मिल जाते हैं, बन जाते हैं 9 प्लैनेट्स। इन्हीं 9 प्लैनेट्स का हमारे जीवन के ऊपर बहुत प्रभाव होता है। जैसे मैं अभी प्लैनेट्स दिखा देती हूँ। जैसे कि आप यह देख रहे हो, जैसे पहले यहाँ देखो 9 प्लैनेट्स कौन कौन से होते हैं। सूर्य, चंद्रमा, मरकरी, बृहस्पति, वीनस, मार्स, सैटर्न, राहु एंड केतु। अब देखो उसी प्रकार ना 12 राशियां होती हैं, क्योंकि जब भी आप कोई चार्ट बनाओगे, हम सब जानते हैं कि 12 राशियां होती हैं। ठीक है, हर राशि का एक अपना अपना प्लेनेट होता है, अपना अपना होता है। तो जैसे देखो 12 राशि में पहली राशि मेष की होती है, जिसका मालिक होता है मार्स, मंगल। दूसरी राशि होती है हमारी वृषभ की, जिसका मालिक होता है वीनस। तीसरी राशि होती है हमारी मिथुन, ठीक है, जिसके मालिक होते हैं मरकरी। ये हमें सीक्वेंस में लर्न होना चाहिए, बिल्कुल ये आगे पीछे नहीं लर्न कर सकते, इसे बिल्कुल सीरीज वाइज हमें लर्न करना होता है। 4 होती है कर्क, जिनके मालिक होते हैं मून। 5वीं राशि होती है सिंह, जिसके मालिक है सन। 6 के है कन्या, जिनके मालिक है मरकरी। 7 है तुला, जिसके मालिक है वीनस। एंड 8 है वृश्चिक, जिसके मालिक है मार्स। 9 और राशि होती है धनु, जिसके मालिक होते हैं जुपिटर। 10वीं राशि होती है मकर, जिसके मालिक होते हैं सैटर्न। और 11वीं राशि होती है कुंभ, उसके मालिक भी सैटर्न होते हैं। और 12वीं राशि होती है जुपिटर की। हर एक राशि 30 डिग्री की होती है, मीन्स 30 डिग्री की राशि होती है एक। जैसे 12 राशियां हो गई, तो 12 राशियां कितने डिग्री की हो गई, 360 डिग्री। हमारी पृथ्वी कैसी है, गोल है ना, और सर्कल का सरफेस कितना होता है, 360 डिग्री। 12 राशियों को 360 में डिवाइड करो तो पर राशि कितनी आ गई, 30 डिग्री। ये हमें उसके बाद ये आता है हमारा हाउस। जैसे कि आप ये देख रहे हैं 12 हाउस क्या होते हैं। जब भी आप एस्ट्रोलॉजी करोगे तो उसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप लिख सकते हो, जैसे लिखा है प्रथम भाव, ये होता है फर्स्ट हाउस। ये हाउस मतलब ये फिक्स होते हैं, मींस एक पॉइंट आप लिख लो, राशियां मूव करती हैं, कभी भी हाउस मूव नहीं करते। ये फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये होते हैं 12 घर। ये फिक्स होते हैं, मतलब हमेशा जो इसके अंदर अगर कोई राशि आएगी, आप चार्ट बनाओगे तो यहाँ पे कभी देखो, मान लीजिए किसी का 8 नंबर लिखा हुआ है, तो फर्स्ट हाउस में 8वें नंबर की राशि है। ठीक है, हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं लाल किताब। लाल किताब के बेस पे करेंगे, तो लाल किताब के बेस के अंदर राशियों को कंसीडर नहीं किया जाता, वहां पे घरों को कंसीडर किया जाता है। जैसे फर्स्ट हाउस, ये फिक्स है, फर्स्ट हाउस में सेकंड हाउस, थर्ड हाउस। उसके बाद आता है हर घर का एक अपना वो होता है, मीन्स हर घर की एक अपनी वाइब्रेशन होती है। मीन्स किस कौन से घर से हम किस भाव को देखते हैं। जैसे कि आप ये चार्ट देख रहे हो, फर्स्ट हाउस होता है आपका खुद का फेस, शरीर, रंग, आकृति, रूप, ज्ञान, आपका दिमाग, सब यहीं से देखा जाता है। आपके घर का जो एंट्रेंस होता है, अब यहाँ से मैं वास्तु को भी कनेक्ट करती हुई चलूंगी। फर्स्ट हाउस क्या है, मीन्स आपका माइंड। आपके घर का फर्स्ट हाउस क्या है, आपके घर का एंट्रेंस। आपके घर में जहां से आप घुस रहे हो, वो आपका फर्स्ट हाउस कवर करता है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है सेकंड हाउस। सेकंड हाउस से हम क्या देखते हैं, धन, धान्य, संपत्ति, आपका कुटुंब, परिवार। ठीक है, वाणी, सत्य, असत्य, दान, जीवा, सब यहाँ से देखे जाते हैं सेकंड हाउस से। थर्ड हाउस जो होता है, ये आपके छोटे भाई बहनों का होता है, आपके खुद के पराक्रम का होता है, धैर्य का होता है। ठीक है, आयु का होता है, माता की मृत्यु का होता है, गुप्त शत्रु, गले एवं श्वास संबंधी रोग। तीसरे घर से हम अपने छोटे भाई बहन देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये आप हो
और आपको अपने छोटे भाई बहनों के बारे में जानना है तो आप कौन से घर से देखोगे? तीसरे घर से। कि तीसरे घर में जो भी राशि या जो भी प्लेनेट होगा उससे आप कंसीडर करोगे। और तीसरा घर क्या है? तीसरा घर आपके घर के अंदर की दीवारें है, और पांचवा घर है आपके घर के बाहर की दीवारें। 11वां घर, सॉरी, तीसरा घर आपके घर के अंदर की दीवारें जो बताती हैं आपके अंदर घर के अंदर की सिचुएशन क्या है। तीसरे घर से अगर आपको किसी के घर की सिचुएशन जाननी है तो घर के तीसरे घर से देखो, वो अंदर की दीवारें बताएंगी। जो 11वां घर, पांचवा नहीं 11वां घर, वो बताता है आपके घर की बाहर की दीवारें। अभी आप देखना, कभी कुंडली बनाना सिखाऊंगी, प्लेनेट को देखना, आपकी कुंडली में जो प्लेनेट 3rd हाउस में होंगे या जो प्लेनेट आपके 11th हाउस में होंगे, आप देखना आपके घर के बाहर का वातावरण उस प्लेनेट से मिलता जुलता होगा। ठीक है, अभी कंसीडर कराऊंगी। उसके बाद आता है आपका चौथा घर, 4th हाउस। 4th हाउस से हम क्या देखते हैं? 4th हाउस होता है आपकी माता का, सुख का, आपकी भूमि का, ट्रेवल, आपके घर के वाहन का, ठीक है, आपकी चेस्ट का, ये सब हम 4th हाउस से देखते हैं। 4th हाउस से आपकी मदर को देखा जाता है। ठीक है, 5th हाउस होता है आपकी संतान का, बुद्धि का, विद्या का, ठीक है, आपके बच्चों का, लव अफेयर्स का, ठीक है, आपके कर्मों का, सब हम यहीं से देखेंगे। 5वें घर से हम आपका फर्स्ट चाइल्ड भी देखते हैं, पहला बच्चा। अगर आपको अपने पहले बच्चे के बारे में जानना है तो वो आप अपने घर 5वें घर से भी आप देख सकते हो। छठा जो घर होता है वो होता है आपके शत्रु का, ठीक है, आपके कॉम्पिटिटर्स का, हॉस्पिटल का, ठीक है, आपके किसी भी प्रकार के कर्जे का, ये 6th हाउस होता है। 7th हाउस होता है आपके जीवन साथी का, आपकी डेली वेजेस का, ठीक है। 8वां जो घर होता है ये होता है आपकी आयु का, जीवन मृत्यु का, अचानक से धन लाभ का। 9th हाउस जो होता है यहाँ से, ये आपको 9th हाउस होता है आपके घर का सेंटर। 9th हाउस होगा आपके घर का सेंटर। ठीक है, 10th हाउस होता है आपके पिता का, राज्य का, ठीक है, आपकी जो भी आप प्रोफेशन करना चाहते हो उसका होता है ये। और 11वां घर वो होता है जो आपको इससे गेन हुआ, मीन्स आप गेन क्या होता है कि आपके कितने चाहने वाले हैं, आप क्या इनकम इनकरेज कर रहे हो, आपने अपने दम पर क्या कमाया, वो 11वां भाव बताता है। 12वां भाव होता है जिसे बोला जाता है शैया सुख का, ठीक है, बैड प्लेजर्स का, लंबी यात्रा का, विदेश का, हॉस्पिटल्स का, ठीक है, ये इस सब से हम इन चीजों को कंसीडर करते हैं। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन भी यहीं पे करूंगी अभी हाउसेस के बारे में। अगर मैंने फर्स्ट चाइल्ड आपका यहाँ से देखा तो सेकंड चाइल्ड में कहाँ से देखूंगी? हम 7th हाउस। वेरी गुड, कैसे कर देखेंगे बताओ? अपने से 3rd बहन भाई होते हैं तो इधर से 3rd हमारा सेकंड चाइल्ड है। ठीक है, वेरी गुड। तो फर्स्ट चाइल्ड आपका यहाँ से और सेकंड चाइल्ड कहाँ से देखोगे? 7th हाउस से। ये मैम अगर भावत भाव सिद्धांत से चलता है ना ये? हाँ जी, चौथे से चौथा, 7वें से 7वां, हाँ ये जी, उसी हिसाब से ये तीसरा, और फिर इससे तीसरा, हाँ फिर से ऐसे तीसरा। ऐसे ही हस्बैंड के बारे में। पूरा रिश्तेदारी देख लोगे, जो लोग बड़ी बड़ी प्रिडिक्शंस करते हैं ना वो सिर्फ इसी से कर जाते हैं, और जो बहुत फेमस हो जाते हैं सिर्फ इसी से देख के वो अपने दादा दादी मामा नाना चाचा ताया सबके बारे में बता देते हैं, और सब लोग सरप्राइज हो जाते हैं। कुछ नहीं है, कुंडली को घुमा देना है, राउंड कर देना है। अब मान लीजिए चौथा घर किसका होता है? आपकी माता का होता है? तो आपके मामा का घर कौन सा होगा? 6। अच्छा, ये तो 6 तो छोटे मामा हो गए, बड़े मामा हो तो? 8th। अरे भाई, बड़े मामा मतलब होता है अपने से बड़े पीछे मामा। का 3।
वो भी सेकंड छोटे भाई बहन 3 से, तो बड़े भाई बहन किससे देखते हैं? 11 से देखते हैं ना। 11 से तो 11 सेकंड माता के आपको बड़े मामा देखने हैं तो बड़े मामा में मौसी कहाँ से देखोगे? सेकंड सेकंड से हाउस से। अच्छा, दादी कहाँ से देखोगे? पापा की माँ हम्म 10th से 4th। पापा की माँ 7 से 4th देखो ना। 7 1 2 3 4 घर। लगन से। पापा की माँ मतलब आपकी दादी। मैम लगन से क्या? लगन से। मैम या तो 9th से या 10th से, क्योंकि कभी किसी जगह तो 9th में फादर होते हैं हाँ तो कहीं 10th में फादर होते हैं, हाँ तो हाँ या से तो देख 9th से। 9 से देखेंगे। 9 से ज्यादा 9 से ही कंसीडर करते हैं। आप दोनों में से चेक कर सकते हो, यहाँ से तो आपके साथ आ जाएगी। ठीक है, 1 2 3 4, वेरी गुड। तो ये चीजें समझ में आ गई, रिश्तेदारी कैसे देखनी है सबको। रिश्तेदारी देखनी समझ में आई या नहीं आई सब लोगों को? आपको एक क्वेश्चन लिखो फटाफट। ये क्वेश्चन आप लोगों के साथ आप लोगों को आंसर कर करके डालने होंगे। कुंडली के अंदर अपने सभी रिश्तेदारों को का लिखो और लिखना है कि कौन से नंबर से कौन सा रिश्तेदार देखोगे। अपनी कुंडली लगाओगे और उस कुंडली से रिश्तेदार कैसे देखते हैं। मामा, नाना, मामा नाना, चाचा, आपका कजन, छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, आपकी दादाजी, दादी जी। देखो अगर मान लीजिए दादाजी देखने हैं तो नौवा घर किसका? हमारे पिता का। तो नौवे से नौवा कौन सा हो गया? 9 10 11 12 1 2 3 4 5। पांचवा घर किसका हो गया? आपके दादाजी का। समझ में आया? प्रिडिक्शन हो जाएंगी बहुत बड़ी बड़ी इनसे, इसलिए मैं लिखवा रही हूँ। गजल भमरा जी, समझ में आया? मैम बीच में नेट चला गया तो वो रिकॉर्डिंग तो हुई नहीं होगी ना? नहीं हो रही है, सारी रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन रिश्तेदार कैसे लिखेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि हम चार्ट कैसे बनाते हैं। हम एस्ट्रोलॉजी करने जा रहे हैं, सीखने हैं, सबको आता है, बट जिन्हें नहीं आता उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। हम चार्ट कैसे बनाते हैं अपना। मैं आपको फोन से सीखोगे या लैपटॉप के सॉफ्टवेयर से सीखोगे? कौन से सॉफ्टवेयर से सिखाऊं बताओ? मैम फोन से सिखाई है, लगभग सब पे फोन ज्यादा होते हैं ना, इसीलिए चलो ठीक है। जब तक मोबाइल सीखी जाए। हमारे लिए, क्योंकि हमें हाँ बिल्कुल नहीं आता इसके बारे में। मैम ठीक एक है। चीज और बता दीजिए, हाउस आपने जो बोले हैं, ये भाव और घर एक ही चीज है, अलग अलग कुछ है? एक ही चीज होती है। ठीक ठीक मैम है। मेरा भी एक क्वेश्चन है। हाँ मैम जैसे आपने बोला जो फर्स्ट हाउस होता है वो घर की एंट्रेंस बताता है। हम्म चाहे एंट्रेंस मींस जैसे कोई भी फेसिंग हो, जैसे आपका जो प्लॉट है वो ईस्ट फेसिंग है, जो घर में घुस रहे हो वो सपोज साउथ फेसिंग है या वेस्ट, तो कोई भी एंट्रेंस बताता है या कैसे, मतलब वो कोई थोड़ा भी नहीं समझ। एंट्रेंस अभी मैं इसको बताऊंगी आगे। अभी जब कुंडली बनवा रही हूँ ना, करवा रही हूँ, वो जी आपका एंट्रेंस बताएगा। आपके first house में जो भी प्लेनेट होगा उसकी जी से रिलेटेड चीजें जी। आपको अपने घर के एंट्रेंस से मिल हाँ जी। जाएंगी। घर के आसपास के एरिया में, घर के 4 5 किलोमीटर की चीज में जगह में मिल जाएंगी वो चीजें, जब मैं अच्छा अभी बताऊंगी आगे। तो मैम एंट्रेंस जैसे एक और, जैसे ये ना आप उसमें जैसे शायद एक बार इसमें बता दीजिए, जो ये फर्स्ट वाला जो खाना होता है वो ईस्ट होता है, तो वो ईस्ट एंट्रेंस तो अभी हमेशा नहीं अभी रुक होगी हमारी। अभी रुक जाओ सोनल, रुक जाओ अभी वहां तक। अच्छा अभी ठीक। रुक जाओ अभी थोड़ा। ठीक है मैम, ठीक है। मैं ठीक है अपना फोन कनेक्ट कर रही हूँ। अगर आप लोग एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए, एस्ट्रोसेज। मैम ये वाला एस्ट्रोसेज क्या लैपटॉप पे भी चलता है? हाँ लैपटॉप पे भी चलता है। मैं ना फोन से ही करा रही हूँ फिलहाल पर अभी। ठीक है, दोनों जगह चल जाएगा ये। ओके।
मेरे फोन की स्क्रीन आपको दिख रही है? देखो यहाँ पर एक एस्ट्रोसेज का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इस सॉफ्टवेयर को आपको डाउनलोड करना है और इसे मैंने ओपन किया। जब मैंने इस सॉफ्टवेयर को ओपन किया तो यहाँ देखो कुंडली मैचिंग हॉरोस्कोप, तो हमें जाना है कुंडली पर, ठीक है। कुंडली पे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक डेट ऑफ बर्थ नाम फिलअप करना है। जैसे मान लीजिए मैं एक नाम फिलअप करती हूँ, एकता, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे फिलअप कर दीजिए, जो भी आपको डेट ऑफ बर्थ फिलअप करनी है आप वो फिलअप कर दो। मैं एक एग्जाम्पल डेमो वीडियो पे कर रही हूँ, तो मैंने वो एक डेमो वाली कर दी, ठीक है। आप जो मर्जी कर दो, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर फिलअप कर दो, ठीक है। मैंने एक डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर रही हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे एक टाइम डाल रही हूँ। जो भी आपका टाइम हो, वो जो आप डालना चाहते हो वो आप यहाँ पे टाइम अपना डाल दो। 12 बजे के बाद जो होगा तो वो किस में आ जाएगा, वो 23-24 के उसमें आ जाएगा। आपका जो बर्थ प्लेस है वो आप यहाँ पे बर्थ प्लेस डाल दो, ठीक है। अब मेल है तो मेल कर देंगे, फीमेल है तो हम फीमेल कर देंगे। मैंने फीमेल कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे देखो सेव का ऑप्शन है, अगर आप सेव के ऑप्शन को टच नहीं करोगे तो ये टच नहीं होगा। अगर आप इसे टच कर दोगे तो ये आपके लिए सेव हो जाएगा। जब भी आप इसे ओपन करना चाहते हो इसे आप ओपन कर सकते हो। मैंने इसे हॉरोस्कोप को ओपन करा, तो आप देखो जैसे ही हॉरोस्कोप को ओपन करा तो ये हमारे पास एक कुंडली बनकर आ गई। इसे बोलते हैं कालपुरुष कुंडली। क्या बोलते हैं? कालपुरुष कुंडली। अभी मैंने आपको बताया था कि 12 घर होते हैं, 12 भाग होते हैं। तो देखो इसके अंदर कितने बॉक्स बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पूरे 12 हाउस है ना, कोई कम और कोई ज्यादा नहीं है। अब इसके अंदर देखो, बट 12 हाउस है, पर ये क्या आया, अरे यहाँ तो 8 नंबर आ गया लिखा हुआ, और ये 1 नंबर है। तो ये जो 8 नंबर है ये राशि है। अभी हमने बताया था ना 12 राशियां होती हैं, तो 8वें नंबर पे कौन सी राशि आती है, देखो स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। तो ये इसका जो लगन है वो वृश्चिक लगन का है, ठीक है। 8 नंबर की राशि, ये 9 नंबर की राशि। हम 9 प्लैनेट्स होते हैं, मार्स, सैटर्न। अब मार्स कौन से हाउस में है अभी बताओ। हम इसे अगर मैं पूछूंगी कि इस कुंडली में मार्स कौन से घर में है, फर्स्ट हाउस में। पहले घर में। फर्स्ट हाउस में, ठीक है। अब मैं जिससे पूछूंगी वो बताएगा। गजल 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 जी आप बताओ, इस कुंडली में सन कौन से घर में है? गजल जी, सन कौन से घर में है, कौन से हाउस में है? जोर से बोलो भाई, आवाज नहीं आ रही। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ भाई, सेकेंड हाउस में। ठीक है। वीनस कौन से हाउस में है? अभी आप ही ऑन रहो क्योंकि आपको ही नहीं आता, ये सबको आता है। और ठीक है, वीनस कौन से हाउस में है? मुझे पूछ रहे। हाँ मैं आपसे ही पूछ रही हूँ, बताओ। अच्छा, थर्ड, ये थर्ड हाउस ठीक है। और जुपिटर है फिफ्थ हाउस में। और राहु? पता नहीं, ये ना जुपिटर के अच्छा, साथ। हाँ वही फिफ्थ हाउस में। और ये देखो उसके बाद, ये तो ये इस घरों में कोई भी प्लेनेट नहीं है। और ये होते हैं 9th हाउस में, कौन सा प्लेनेट है? मून, एमओ मून। और 11th हाउस में केतु, ठीक है। ये नेपच्यून, एनी, एनी मतलब नेपच्यून, यू आर मतलब यूरेनस, पी आर मतलब प्लेटो, इन तीनों को हम कंसीडर नहीं करते, ठीक है। ये तो हो गई हमारी कालपुरुष कुंडली। अब हम तो पर कौन से कर रहे हैं, हम कर रहे हैं लाल किताब, रेड बुक कुंडली कर रहे हैं ना। तो रेड बुक कुंडली के अंदर हम इनको नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 8 की जगह क्या लिख देंगे, 1, ठीक है। हमें सॉफ्टवेयर के हिसाब से भी हम बनाएंगे तो हमारा बन जाएगा। हम एकता पे गए, सॉफ्टवेयर पे गए, लाल किताब चूज करा हमने, तो जैसे ही मैंने लाल किताब चूज करा तो यहाँ पे पूरी कुंडली बनकर आ गई। जितने नंबर लिखे हुए थे वो चले गए, और सीधा प्लेनेट जो जहां था वो वहीं रहा। क्लियर सबको? यस मैम। कि रेड बुक कुंडली के अंदर प्लेनेट को कंसीडर करेंगे, राशि को कंसीडर नहीं करेंगे, सेम जगह पर सेम चीजें रहेंगी। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? ठीक है। मैं आपको इसमें एक अभी एडवांस चीज और बता देती हूँ। जैसे देखो नीचे देख रहे हो वर्षफल, अभी बनाना भी सीखेंगे, बट वर्षफल हमको रेडीमेड बना हुआ भी मिल जाता है सॉफ्टवेयर के अंदर।
वर्षफल का मतलब होता है कि हमारा ये साल कैसे चल रहा है, तो वर्षफल पे क्लिक करा तो इस साल का वर्षफल आ गया कि ये इस साल में हमारे साथ क्या चीजें होंगी, क्या प्लेनेट हमें क्या दे रहा है। क्लियर? तो अभी प्लान वर्षफल हम बनाना सीखेंगे जब बताऊंगी, बट आप डायरेक्ट अगर बना रहे हो नहीं बना पा रहे हो तो आप यहाँ से भी कंसीडर कर सकते हो। अब आप सब लोग अपना चार्ट बना लेंगे आराम से। यस मैम। किसी को चार्ट बनाने में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ अभी। किसी एनीवन जिसको चार्ट बनाना नहीं आया अभी तक? सबको चार्ट बनाना आ गया? वेरी गुड। देखो ये लाल साहब कुबली का एक छोटा सा और बना रखा था मैंने। अभी मैंने आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ कि हम इससे क्या क्या देख रहे हैं। अब आगे देखते हैं प्लैनेट्स एंड बॉडी पार्ट्स। ठीक है, हर प्लैनेट्स को, हर एक बॉडी पार्ट को कंसीडर करता है। ठीक है, जैसे कि जुपिटर। जुपिटर क्या होता है? ब्रीथिंग एयर, हवा, जो आप सांस ले रहे हो वो सब जुपिटर को कंसीडर करती है। जुपिटर एक बड़ा प्लेनेट है। हर चीज क्या मांगता है? बड़ा। आपके घर में जहां से भी हवा का आना जाना है, जहां भी आपकी विंडो है या बड़े बड़े पंखे हैं, वो सब किस चीज को कंसीडर कर रहे हैं? जुपिटर को। आपके घर में अगर किसी जगह बड़ी विंडो लगी हुई है और वहां से हवा आती जाती है तो वो किस किस चीज को कंसीडर कर रही है कि वहां पर किसकी प्रेजेंस है? जुपिटर की। अगर कोई बहुत बड़ा पंखा रखा हुआ है तो वो बता रहा है जुपिटर को। उसके बाद आता है आपका सन। सन होता है आपकी पूरी फुल बॉडी, जो आपकी पूरी फुल बॉडी को कंसीडर करता है सन। सन क्या है? सन आप अपनी बॉडी को टच कर सकते हो ना, जिस चीज को आप अपनी बॉडी के पार्ट को टच कर सकते हो दैट इज द सन। उसके बाद आता है आपका मून। मून मीन्स चंद्रमा। आपका चंद्रमा क्या है? हार्ट, दिल, आपका माइंड, जो हमेशा ऑलवेज फ्लक्चुएट होता रहता है। ठीक है, सन क्या है? और व्हाइट कलर की लाइट भी लिख लो, सन होता है व्हाइट लाइट। क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश होता है वो होता है येलो तो होता है, बट पूरे दिन वो कैसा हो जाता है, बाद में व्हाइट दिखता है ना, तो ज्यादातर व्हाइट प्रेजेंस करता है। मून है आपका हार्ट, माइंड। मार्स है आपका ब्लड। मरकरी होती है आपका माइंड और स्पीच, आपका दिमाग, आपका बोलने का तरीका। जितने भी ग्रीन पौधे हैं, ठीक है, प्लांट्स हैं, वो सब वीनस मरकरी को कंसीडर करते हैं। वीनस है आपकी स्किन जो ग्लो कर रही है। सैटर्न है आपकी आईसाइट, ठीक है, बोन्स। राहु है आपका हेड और केतु है आपके लेग्स एंड फीट, आपके पैर। जो लोग कहते हैं कि मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है तो कहीं ना कहीं उनका केतु रिफ्लेक्टेड होता है। सब लोग लिख लीजिए ये। मैम केतु का क्या लिखेंगे? केतु का दिख नहीं रहा। केतु का क्या था मैम? मैंने ये कहा कि केतु जो बताता है वो बताता है आपके लेग्स, पैर, लेग्स एंड फीट। अब इसी प्रकार हर प्लेनेट के अपने अपने कलर होते हैं। ठीक है,
लिख लीजिए। जुपिटर का जो कलर होता है वो कौन सा होता है? येलो। येलो। सन का होता है ऑरेंज एंड सैफ्रॉन। इसको साइड में थोड़ा सा व्हाइट भी लगा दो, ठीक है? व्हाइट कलर की अगर रोशनी कहीं हमें दिख रही है या ट्यूबलाइट में, वो भी सन को रिप्रेजेंट कर जाती है। मून है व्हाइट, कलर ऑफ मिल्क। मार्स होता है आपका रेड, सोबर और ठीक है, और शाइनी। और मरकरी का कलर होता है ग्रीन। वीनस का कलर होता है ऑफ वाइट, जैसे दही का रंग होता है। सैटर्न का कलर थोड़ा सा एकदम से लिख नहीं पाए। नहीं, आप ले लो, मैं आपको स्लाइड्स भी डाल दूंगी ग्रुप के अंदर। ओके ओके ओके, देन ओके, फिर समझ रहे हैं खाली। हाँ, आप समझ लो। मैं स्लाइड्स जी जी क्लास होने के बाद ना एक एक जो भी स्लाइड्स मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं ग्रुप में जी, पोस्ट कर दूंगी। कोई नहीं, थैंक यू, कोई नहीं। राहु होता है ब्लू और केतु कलर होता है मल्टी कलर। अब ये स्लाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट भी ले लो, साथ के साथ ही लिखने के साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लो। हर प्लैनेट की जड़ होती है। जड़ का मतलब क्या होता है? चलो जड़ वाला भी नहीं करा रही, ठीक है? प्लैनेट की एज लिखो, एज ऑफ एवरी प्लैनेट। एज का मतलब होता है कि हर प्लैनेट की एक उम्र होती है, जिस उम्र में वो जाकर प्रभाव देता है। जुपिटर की एज होती है 16। जुपिटर अपने 16वें साल में प्रभाव देता है। सन की एज होती है 22। मून की एज होती है 24। वीनस की एज होती है हमारी 25। मतलब कि ये इस एज तक इसने कंट्रोल कर रखा है व्यक्ति को। उसके बाद, इस एज के बाद व्यक्ति जो होता है वो इसकी एज से बाहर हो जाता है, कंट्रोल छोड़ देता है वो अपना। मरकरी होती है 28। अब इसके अंदर एक चीज और कर दो, जैसे मैंने यहाँ पे -8 और +16 लिखा है, तो इस उम्र में भी प्रभाव नजर आएगा। जब 16 से जब 8वें साल का था, 8वीं साल में भी जुपिटर का प्रभाव दिखेगा। और 16 को 16 प्लस करोगे तो 32 ईयर्स में भी जुपिटर का प्रभाव नजर आएगा। इसी प्रकार 22 का आधा करो 11, और 22 का डबल करो तो 44। तो उस एज में भी इनके प्रभाव नजर आएंगे, हाफ एज में और उसके डबल एज में इनका प्रभाव आपको नजर आएगा। मरकरी की एज होती है 34। आप लोग मेरे से कहते हो ना कि मरकरी 34 साल की उम्र में छोड़ता है व्यक्ति, उसको 34 साल तक मरकरी का प्रभाव रहता है। और जो मरकरी हमेशा आप देखोगे सबसे ज्यादा सूर्य के निकट होता है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि न्यूमरोलॉजी में भी कहती हूँ कि 34 की एज के बाद मरकरी का प्रभाव, आपके एज के बाद आप 5 नंबर ले सकते हो, अगर आपका डेस्टिनी या मूलांक नंबर 1 या 1 नंबर है। सैटर्न की एज होती है 36। राहु की एज होती है 42 एंड केतु की एज होती है 48। अब मैं आपको कुछ और चीजें बताने जा रही हूँ भी। अब ये आप मेरी स्लाइड्स को आप देख रहे हैं। ओके। देखो, अभी आता है पक्का घर और डायरेक्शन ऑफ प्लैनेट्स इन कुंडली। अब यहाँ तक मैं ज्यादा तेज तो नहीं चल रही हूँ? नो मैम। सबको समझ में आ रहा है ना? मैम।
ठीक है। उसके बाद देखो पक्का घर और डायरेक्शन ऑफ प्लैनेट्स इन कुंडली। पहले तो डायरेक्शन देख लो, क्योंकि आप वास्तु से जुड़ रहे हो, तो वास्तु में अगर डायरेक्शन नहीं पढ़ोगे तो कैसे समझ में आएगा। फर्स्ट हाउस को होती है ईस्ट। आप स्लाइड्स का नोट्स ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ठीक है, फिर आराम से करते रहना समझ के। सेकंड हाउस से हम देखते हैं नॉर्थ ईस्ट। थर्ड हाउस से हम देखते हैं अपने घर की साउथ डायरेक्शन। फोर्थ हाउस से हम देखते हैं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। फिफ्थ हाउस से हम देखते हैं जुपिटर, मतलब ईस्ट वॉल। देखो यहाँ पे ईस्ट है और पांचवा घर आपकी पूरब की दिशा की दीवार है। छठा घर जो होता है सिक्स्थ हाउस से हम देखते हैं नॉर्थ डायरेक्शन। सेवंथ हाउस से हम देखते हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन। थर्ड हाउस साउथ होती है, तो आठवां घर जो होता है वो होती है साउथ वॉल। नाइन्थ हाउस इज सेंटर। टेंथ हाउस से हम देखते हैं वेस्ट डायरेक्शन। 11th हाउस से हम देखते हैं वेस्ट वॉल। और 12th हाउस से हम देखते हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन। अभी मैं आपको डायरेक्शन निकालना भी सिखा देती हूँ, ठीक है, जिससे आपको सिखाने आ जाएंगी। अब उससे पहले आप यहाँ देखो, मैंने इसमें क्या लिख रखा है, प्लैनेट्स लिख रखे हैं। पक्के घर। पक्के घर क्या होते हैं? पक्के घर का मतलब ये होता है कि प्लेन यहाँ पर प्लेनेट हो या ना हो, बट इनका प्रभाव हमेशा यहाँ पर बना रहता है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट हाउस का पग में किसका पक्का घर है? ये सन का। सेकंड हाउस में किसका पक्का घर है? जुपिटर का। मतलब इनका प्रभाव हमेशा यहाँ रहेगा, ये इनका फिक्स है, पक्का हाउस है। थर्ड हाउस किसका है? मंगल का। फोर्थ हाउस किसका है? मून का। फिफ्थ हाउस जुपिटर का। सिक्स्थ हाउस केतु का। सेवंथ हाउस वीनस और मरकरी का पक्का घर है ये, वीनस और मरकरी। एट हाउस इज सैटर्न एंड मार्स। नाइन्थ हाउस है जुपिटर का पक्का घर, और 10th हाउस है सैटर्न का। और 11th हाउस किसका पक्का घर है? जुपिटर का। वो और राजस्थान कर रहा था, मैंने उसे घर भेज दिया। और 12th हाउस किसका है? राहु का। ये आपकी पांचवा घर, और हम 12वें घर से आपके घर की छत को भी देखते हैं। छत क्या होती है? जहां देखो, अगर आपको आपका क्वेश्चन मेरे पास आएगा, मैडम हम तो फ्लैट में रहते हैं, क्या हमारे लिए छत सबके लिए कॉमन रहेगी? नहीं। आपके फ्लैट में आप देखोगे जो भी चीज आपने अपने सिर से ऊपर रख रखी है, जो आपकी पहुंच के बाहर है, ठीक है, एलमीरास होती है ना, बड़ी बड़े कबर्ड्स होते हैं जो आपकी पहुंच के बाहर है, तो वो जगह भी राहु में कंसीडर की जाएगी। अगर आपका अपना घर है तो जो छत है वो राहु कंसीडर करते हैं। अगर फ्लैट्स है तो जो चीज आपके घर से पहुंच के ऊपर है वो राहु कंसीडर करेंगे हम। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? ये फिक्स है, ये आपको लर्न होने चाहिए, ये चीजें लर्न करने वाली चीजें हैं जितनी भी मैंने आज आपको बताई हैं। जैसे हम किसी भी क्लास में कई जगह नए एडमिशन लेते हैं तो हमें कुछ बेसिक नॉलेज ज्ञान होना चाहिए, तो इतना चीजें आपको लर्न होनी चाहिए अच्छे से। अब इसमें एक चीज और देख लो, ठीक है, इस साइड चार्ट में। एक देखो, एक होती है बंद मुट्ठी और एक होती है खुली मुट्ठी। इस चार्ट में समझो। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ,
आप ये देख रहे हो कौन कौन से प्लेनेट आए हैं इसके अंदर, कौन कौन से भाव आए हैं, 1, 4, 7, 10। 7, 10 इन्हें क्या बोला जाता है, केंद्र के भाव। बंद मुट्ठी, ये बोला जाता है बंद मुट्ठी के घर। और जितने भी ये भार हैं, 2, 3, ये 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, ये होती है खुली मुट्ठी। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है वो कैसे आता है, बंद मुट्ठी। क्या कहते हैं लोग कि इस मुट्ठी के अंदर क्या लेकर आया है वो, अपनी किस्मत लेकर आया है, किस्मत लेकर अपनी किस्मत लेकर आया है। ठीक है, जब व्यक्ति की मृत्यु होती है वो कैसे जाता है, खाली हाथ। क्या होता है उसके पास, कुछ नहीं, उसके जीवन का करा धरा होता है, उसके कर्म धर्म होता है। कर्म होता है बस। ठीक है, तो जब भी जन्म होता है, जितने ज्यादा प्लेनेट 1, 4, 7, 10 में होंगे उस व्यक्ति के कुंडली उतनी ज्यादा स्ट्रोंग होती है। जिसके प्लेनेट 1, 4, 7, 10 के अंदर आते हैं वो कुंडली उतनी स्ट्रांग होती है। मतलब वो अपने साथ कहा जाता है कि जिसके प्लेनेट 1, 4 बंद मुट्ठी के घरों में आ गए, वो उन प्लेनेट को अपने साथ लेकर आए हैं, वो अपनी किस्मत साथ लेकर आए हैं। कितने लोगों के प्लेनेट आते हैं बताओ, सब लोगों ने चार्ट बनाया है ना, बताओ। मैम मेरा केतु सन और राहु आ रहा है। वेरी गुड, मैम मेरा मंगल सन और मरकरी। वेरी गुड। कौन से हाउस में, मंगल मैम फर्स्ट हाउस में है और सन और मरकरी फोर्थ हाउस में। सन और मरकरी 4th हाउस में है। ठीक है, आप इस चीज को देखना कि इन चीजों का प्रभाव आपके जीवन पे सबसे ज्यादा होगा। हाँ, जैसे मैम मेरा गुरु भी है बुध सूर्य केतु राहु चंद्रमा सब केंद्र के अंदर है। बहुत बढ़िया, सारे केंद्र में आ गए। यस मैम। तो इसे कहा जाता है बंद मुट्ठी खुली मुट्ठी। जितने ज्यादा प्लेनेट आपके बंद मुट्ठी में इसमें आएंगे उतनी ज्यादा एनर्जी आप लेकर आए हो। ठीक है, प्लैनेट्स के बाद यहाँ तक सबको समझ में आ गया। प्लैनेट्स को जो डिटेल में मैंने बता रखा है ना कि किस प्लैनेट से क्या होता है, उसकी एक वीडियो देख लेना। मैं थोड़ी सी चीज और बता देती हूँ। ठीक है, एक होती है दृष्टियां। दृष्टियां क्या होती हैं, दृष्टियों का मतलब होता है देखना। क्या होता है, देखना। आगे करोगे, रुक जाओ यहीं पे, जल्दी बोलो। करा दो। हम इसी को मतलब रिवाइज करके पक्का कर लेते हैं, बस सही रहेगा। ये हाँ, ये कर लो क्योंकि ना फिर कंफ्यूज हो जाओगे। एक चैप्टर, एक पॉइंट लिख लो बस, वो जो आपके काम आएगा कि कौन सा प्लेनेट कौन से घर में अच्छा है और कौन से घर में खराब है। ठीक है, ये टेबल आपकी हमेशा यूज होगी लास्ट तक। कि अगर मैं पूछूं कि जुपिटर कौन कौन से घरों में अच्छे हैं और कौन कौन से घर में खराब है, ठीक है, इसके लिए मैं भी आपके साथ लिखती जाऊंगी और आप लोग भी लिखिए। इसको स्पेशल बना लेना कॉलम करके। आप कॉलम बनाओ, 3 कॉलम बनाओ। इस प्रकार से एक टेबल बनाओ। यहाँ लिखिए प्लैनेट्स, मोस्टली गुड हाउस, और मोस्टली बैड हाउस। अब हम जब भी लाल किताब कुंडली करते हैं तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जुपिटर से। ठीक है, तो जुपिटर हमारे, अगर हम देखेंगे, अगर आपकी कुंडली के अंदर जुपिटर इन इन घरों के अंदर आ रहे हैं तो मीन्स यहाँ पर जुपिटर आपको अच्छा प्रभाव दे रहे हैं।
कौन कौन से घर हैं लिखो, 1 2 3, 1 2 3 4 5 8 9 12, 8 9 12। यहाँ पे जिनके भी जुपिटर 1 2 3 4 5 8 9 12 में है, तो वो अच्छे प्रभाव दे रहे हैं। बैड प्रभाव का मतलब होता है कि जहां पर वो अच्छा रिजल्ट नहीं देते। वो कौन से हैं, 6 7 10 एंड 11। ठीक है, अब यहाँ पे ना जो मैंने 7 नंबर लिखा है ना, 7 नंबर के अंदर ज्यादा फीमेल चार्ट जो होते हैं उसमें फिर भी सपोर्ट कर देते हैं, बट अगर मेल वाला आ जाता है तो उसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सन। सन हमारे कौन कौन से अच्छे हैं, 1 2 3 4 5 8 9 12। ठीक है, 1 2 3 4 5 8 9 12। अगर सन यहाँ पर आ रहे हैं तो सही ही अच्छे रिजल्ट देंगे। अगर आप यहाँ पर आ जाते हैं 6 7 एंड 10 इज नॉट गुड। इसी प्रकार मून। मैम 11। मैम 11 का नहीं पता। ये रहा 11। ठीक है, इसी प्रकार आपका मून है, लिख लीजिए 1 2 3 4 5 7 9। और बैड इफेक्ट कहाँ पे देते हैं, 6 8 10 11 एंड 12। मून के बाद लिखिए मार्स। मार्स कौन कौन से घरों में अच्छे हैं हमारे, 1 2 3 5 7 9 10 11 12। एक मिनट, कहाँ पे आ गए मार्च में, 1 2 3 5 7 9 10 11 12। ठीक है, अब आगे लिखो मार्च का 4 6 8 12। 4 6 8 एंड 10। यहाँ पे अच्छा प्रभाव नहीं देंगे। मार्च के बाद लिखिए वीनस। मैम 10 तो हमने गुड में लिखा है मार्स को। 10 गुड में नहीं लिखा, 10 में तो मैम ने अच्छा होता बोला। है, 10 में 10 में यहाँ आएगा, यहाँ नहीं आएगा। 10 में मार्च अच्छा होता है, उचका हो जाता है ना। ठीक है, मार्च के बाद लिखिए यहाँ पे वीनस। वीनस लिखिए 2 3 4 5 2 3 4 5 7 8 10 11 12। 10 11 12 यहाँ गुड है। और बैट कहाँ पर है इसके, 1 6 9 1 6 9। सैटर्न 2 3 7 8 2 3 7 8 9 10 11 12। 9 10 11 12। ठीक है, और बैट कहाँ पर है ये, 1 4 5 6। बेटी एसी थोड़ा कम कर गुड़िया। सैटर्न के बाद लिखिए राहु। राहु लिखिए 3 4 6 3 4 एंड 6। यहाँ राहु अच्छे हैं और बाकी की जगह सब जगह क्या है, खराब है। 7 8 1 2 1 2 5 7 8 9 10 11 12। 9 10
11, 12। अब राहु के बाद देखिए केतु। 1, 2, 7, 9, 1, 2, 7, 9, 10, 11, 12, 10, 11, 12। ठीक है, और यहाँ पे भी बैट कौन सी जगह है ये? 3, 4, 5, 6, 6, 8। 3, 4, 5, 5, 6 एंड 8। 8। ठीक है, अब उसके बाद हमारे मरकरी रह गए। मरकरी लिखो। यस। 1, 2, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 4, 5, 6, 7। 3, 8, 9, 3, 10, 8, 11, 12। 9, 10, 11, 12। मैम बट ऐसे कहते हैं ना कि 11th हाउस में कोई भी प्लैनेट हो वो नुकसान नहीं देता। जी, मतलब यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि इस हिसाब से जो नुकसान तो नहीं देगा, बट इसके ज्यादा रिजल्ट भी अच्छे नहीं है। अभी जब दृष्टिया सिखाऊंगी ना, बताऊंगी, उसमें बता दूंगी सारी चीजें भी। अब देखो, जैसे हमने देखा शुक्र, शुक्र 8वें घर में अगर अकेला है तो सही है, बट अगर किसी दूसरे प्लेनेट के साथ आ जाता है या को ज्वाइंट हो जाता है तो वहां पे ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देता। और जब अगर लिख लो, पॉइंट लिख लो, शनि जो अब 8वें घर में होता है तो व्यक्ति की जो मृत्यु होती है वो एक अच्छी एज में जाके होती है। इसका दोनों इफेक्ट है, क्योंकि शनि जो है धीरे धीरे, और 8वां घर है मृत्यु का घर। अगर शनि 8 में आ जाते हैं तो व्यक्ति की जो मृत्यु होती है वो लेट होती है। और जो मैम मैम वो शनि क्या वक्री होती हो, है? हेलो, क्या होती है मैम? कुड यू प्लीज रिपीट? शनि अगर 8वें घर में हो तो मृत्यु लेट होती है, डेथ लेट होती है। मैम लेट होती है, लेकिन क्या डिजीज साथ रहता है मतलब? यस यस, लेट होते हैं और लेट में भी फिर वो धीरे धीरे, मतलब स्लोली स्लोली किसी बीमारी से, किसी लंबी बीमारी से जाकर के परेशानी से होती है, इतना आसानी से नहीं होती। ये सही है। और यदि वीनस का शनि पॉइंट क्या वक्री हो, था? वीनस क्या का ये पॉइंट क्या था? कि लंबी, बोला तो और जोर से अगर मारेगा। आप इसको शुक्र गलत अगर 8वें घर में अकेला है तो अच्छा है, और किसी और के साथ है तो उतना अच्छा इफेक्ट नहीं देता। कौन आप सा भी इसको घर? गलत इंटरप्रेट कौन मत सा भी घर? करिए। आयु होती है अगर 8th हाउस में शनि होता है। आयु लंबी होती है उसकी। इसको गलत इंटरप्रेट मत करिए कि मृत्यु जल्दी देर से होती है, वॉट एवर, मृत्यु तो होनी ही है सबकी। वीनस का कौन सा घर? एनी हर एनी किस्म हाउस? मैम ऐसा बोलते हैं कि किसी लंबी बीमारी के कारण हो, ऐसा बोलते हैं। ये बस मुझे मालूम नहीं, कोई टिकल नहीं देखा, लेकिन मतलब मृत्यु लंबी का मतलब ये होता है कि अगर 8वां शनि है ना तो व्यक्ति को कष्ट ज्यादा होते हैं, दुख पीड़ा ज्यादा होती है, उसके बाद जाके प्राण निकलते हैं। करेक्ट मैडम, यही सुना है, करेक्ट। ये होता भी है, मैंने देखा भी है। और आपको बता दूं, अगर मान लीजिए एक क्या नोटिस किया है, मान लीजिए किसी की शादी होती है और मान लीजिए किसी लड़का लड़की की शादी हुई है और लड़के के शनि 8वें घर में है। जो मैंने एक एग्जांपल्स अपनी लाइफ के अंदर देखा, लड़के का शनि 8वें घर में है, तो शादी के बाद जैसे ही रिश्ता होगा तो देखना उस घर के जो लड़की के पापा है उनकी सेहत खराब होती चली जाएगी। लड़कों की 8वां घर क्या होता है? परिवार होता है ना, हस्बैंड का वो हो गया, ससुराल हो गया। तो ये मैंने एक ऑब्जर्व किया है, आप लोग भी चेक करना। मैम मेरा है बट ऐसा तो नहीं है। आपका शनि 8 है? मेरे हस्बैंड का शनि 8वें घर में। अच्छा, आपके बताओ, जब आपकी शादी हुई थी या रिश्ता हुआ था तो आपकी फैमिली में क्या हुआ था? फादर को कहीं चोट लगी थी, कुछ हुआ था? नहीं?
हो सकता है कुछ और हो, बट मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी थी, इसलिए मैंने आपको बताया। उनके लग्न में मार्स होगा ना, तो हाँ, दोनों ये वो शनि देखेगा अभी तो भी मार्स को कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा करके कुछ ऐसा कोई कंजंक्शन होगा मैम। एक और चीज मैम, अगर किसी का 8th में सूर्य होता है ना, वो बहुत अच्छा हीलर हो जाता है। जिस पर हाथ लगा दे और जब तक हाथ लगा रहेगा तब तक उसे मरने नहीं देगा वो। मृत्यु नहीं हो सकती ऐसे व्यक्ति के, अगर कोई मरने वाला है और उस पर वो 8वें के सन व्यक्ति वाला वहां खड़ा है, तो उसकी प्राण भी नहीं निकल सकते। अगर उसने उसका हाथ पकड़ लिया ना, तो वो जाने नहीं देगा उसको, तब तक उसका हाथ रहेगा, वो मरेगा नहीं, ऐसा देखा गया। जी। और कहते हैं ना, अंधेरे में रोशनी की किरण, तो जीवन के अंदर देवीय सहायता मिलती है उस व्यक्ति को। ठीक है, अभी तो बहुत सारी चीजें। 8 यहाँ हाउस की में। गुरु की प्लेसमेंट भी 8th में गुरु की प्लेसमेंट भी यही देती है, और सन की प्लेसमेंट भी देती है कि अंधेरे में मतलब उसको लाइट दे देती हम्म, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। एक पॉइंट और लिख लो, अगर केतु 11वें घर में है तो मानसिक परेशानियां ज्यादा देगा, मेंटल इश्यूज ज्यादा देगा। ठीक है। केतु में हाँ, केतु 11। एक बार रिपीट कर दीजिए, रिपीट कर दीजिए। केतु जिसका 11 होता है, वो मानसिक परेशानियां उससे ज्यादा होती है। जैसे मेरा खुद का केतु 11 है, मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, मैम बेफालतू। वीनस का पॉइंट रिपीट कर दीजिए ना प्लीज, वीनस का वीनस का। पॉइंट ये था कि अगर 8वें घर में वीनस अकेला है तो सही है, अगर किसी दूसरे प्लेनेट के साथ आ जाता है, को ज्वाइंट हो जाता है, तो उसके इफेक्ट ज्यादा अच्छे नहीं रहते, क्योंकि 8वें घर में फिर उसका भी प्रभाव उसके ऊपर आता है। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है। अब मैं ये चीजें समझ में आ गई, अब थोड़ा सा रूम्स के बारे में भी बता दूं कि कौन सा रूम कौन से प्लेनेट को गवर्न करता है। हमारे घर में कौन कौन से रूम होते हैं? लिविंग रूम होता है, मंदिर होता है, बाथरूम होता है, किचन होता है, ठीक है, मास्टर बेडरूम होता है, बच्चों का रूम होता है, गेस्ट रूम होता है। ठीक है ना, ये सब होते हैं। ये इसके अलावा भी कुछ और होते हैं। मैम स्टोर रूम होता है। शोरूम देता है। चलो जी, ठीक है। अब इसको भी कंसीडर कर लेते हैं कि कौन से प्लेनेट को, अगर आप, डायरेक्शन तो है, बट अगर आप उस रूम में बैठे हो तो वहां पर कौन से प्लेनेट की एनर्जी गवर्न हो रही है। ठीक है, मैं लिखती जाऊंगी, आप लोग लिख लेना, जिससे आपके लिए भी स्लाइड तैयार हो जाएगी एक और। फिर आप वास्तु से कनेक्ट कर रहे हो ना, तो मैम कल इसकी को हेडिंग क्या डालेंगे? हेडिंग डाल दो कि पोजीशन ऑफ रूम्स अकॉर्डिंग टू वास्तु। मैं आप लोगों को ना ये नहीं सोची कि मैं ये आज ही क्लास में इतना कराऊंगी, मैं चाह रही हूँ जितना मैं आपको करा सकती हूँ, समझा सकती हूँ, वो मैं करा दूं। ठीक है, इस उद्देश्य से मैं आपको काम करा रही हूँ। पोजीशन ऑफ रूम्स अकॉर्डिंग टू वास्तु। पोजीशन ऑफ रूम डायरेक्शन, सबसे पहले नॉर्थ डायरेक्शन लिखिए। नॉर्थ, नॉर्थ में कौन से प्लेनेट होते हैं? मरकरी। लिविंग रूम यहाँ पे कौन सा आएगा? लिविंग रूम। कुंडली के अंदर नॉर्थ कौन से नंबर पे आता है, बताओ। कुंडली के अंदर नॉर्थ को हम कौन से हाउस से देखते हैं?
नॉर्थ को 6th हाउस से। 6th हाउस में कौन सी राशि आती है? कन्या। मरकरी। मरकरी। ठीक है, समझ में आ गया मरकरी क्यों लिखा मैंने यहाँ पे। उसके बाद लिखो नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में के जो रूलिंग प्लेनेट है जुपिटर। कौन सी डायरेक्शन है जुपिटर? नॉर्थ ईस्ट। कौन सा हाउस है? सेकंड हाउस। सेकंड हाउस, ठीक है। प्लेनेट कौन से हैं यहाँ पर? जुपिटर। जुपिटर का ये पक्का घर है ना यहाँ पर। और ये कौन सा रूम है? वर्शिप, लिविंग। वर्शिप मतलब आपका टेम्पल कह सकते हो, जहां भी आपने पूजा बना रखा है, पूजा घर बना रखा है, वहां पर जुपिटर का प्रभाव है। उसके बाद आता है आपका ईस्ट। मैम एक क्वेश्चन है, हाँ बट यहाँ पे राशि तो वीनस की है ना सेकंड हाउस में, तो हाँ, राशि वीनस की है, बट यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो जुपिटर का ये पक्का घर होता है, इसे धर्म ओके स्थान ओके कहा जाता है। ओके मैम। ठीक है। ईस्ट क्या है? ईस्ट है आप में होते हैं आपके सन। और यहाँ पे जो रूम आता है वो आपका आता है लिविंग रूम। मैम नॉर्थ में लिविंग रूम और ईस्ट में, इसमें तो तो जाओ लिखने तो दो पूरा। लिविंग रूम मतलब कि ऐसा रूम जहाँ पे आप बैठते हो, अगर आपका कोई अपना रूम भी है वो। ठीक है। और ये लिविंग रूम सिर्फ सिटिंग बैठने वाला, यहाँ पे बाथिंग रूम भी है साथ में। उसके बाद आता है आपका साउथ ईस्ट। मैम ये एंट्रेंस नहीं हो जाएगा ईस्ट? ये मैं रूम से अलॉट कर रही हूँ मैं आपको। एंट्रेंस पे तो अभी अगर जाओगे ना आगे, वो तो है ही, अगर आपका घर का जहां भी कहीं भी दरबार है, मतलब एंट्रेंस है वो। अच्छा। वहां पे अभी प्लेनेट को दिखाऊंगी कल, जब आप लोगों का चार्ट तैयार हो जाएगा। इतनी चीजें आज आपने जो कर रहे हो समझ में आ जाएंगी, कल आप लोगों के चार्टों से बताऊंगी फिर, जिससे आप उन्हें पकड़ लोगे, कैच कर लोगे। मजा आएगा आपको कल की क्लास के अंदर। आज की क्लास तो बोरिंग लग रही मेरे है ना को मुझे स्क्रीन पता है। शेयर कर दीजिए, आज भी मजा आ रहा स्क्रीन दिखा दीजिए। नहीं मैम, आज की क्लास तो बहुत बेस्ट लग रही है, बहुत ही बढ़िया है। उम्मीद नहीं थी ऐसी क्लास होगी। ठीक है। उसके बाद होता है आपका साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में जो प्लेनेट है यहाँ पे, साउथ ईस्ट में क्या है? ये किचन। और प्लेनेट यहाँ पे क्या है? मार्स। क्योंकि मार्स क्या है? अग्नि, और किचन क्या है? आपकी अग्नि। ठीक है। तो जहां जहां आपका किचन है वहां पर कौन सा प्लेनेट गवर्न हो रहा है? मार्स। नहीं टाइम, ये घर में रख दे, मैं गर्म करके पी लूंगी अभी। वो तू रख गई तो फिर मैं ऊपर चला आपके पास भूल जाऊँ, कल की छुट्टी चाहिए, कर लेना। अरे म्यूट कर लीजिए अपने आप को। कल क्या दिन है? कल फ्राइडे। अच्छा ठीक है। वेस्ट में हो गया सैटर्न। ये हो गया आपका चिल्ड्रन बेडरूम, स्टोर रूम। कोई बात नहीं, बता। बस यही है कि पहले पता होना चाहिए जिस दिन करो ना तो। उसकी आवाज आ रही है, कौन बोल रहे हैं? प्रीति जी। कहाँ हो प्रीति जी तुम? लगता है निकल गई क्लास भी हैंगी। मैम मार्स का साउथ है या साउथ ईस्ट? क्योंकि जब रिकॉर्डिंग में था उसमें साउथ था मैम।
मैं आपको अभी कुछ और चीज बता रही हूँ, एक मिनट रुक जाओ। ओके। देखो, इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए कि आपका किचन है, आपका किचन कौन सी एनर्जी को बताता है? किचन कैसा होता है? गर्म होता है, ठीक है ना, अग्नि होती है ना। तो जहां जहां आपका किचन है वहां पे कौन से प्लेनेट की एनर्जी है? मार्स की। समझ रहे हो? जी मैम। जहां आपका मास्टर बेडरूम है, हैवी स्टोरेज रूम है, ठीक है, वहां पे एनर्जी किसकी है? राहु की। जहां पे आपका टॉयलेट है, लिख लो साथ में, टॉयलेट, सीवरेज, ठीक है, डस्टबिन, वो कंसीडर करता है राहु को। सैटर्न क्या है? बच्चों का रूम है, स्टोर रूम है, स्टडी रूम है, मतलब जहां पे आपने ये चीजें कंसीडर कर रखी है वहां पे सैटर्न का इम्पैक्ट है। जहां मून क्या है? आपका गेस्ट रूम, गेस्ट बाथरूम, ग्रेन स्टोरेज रूम, मतलब जहाँ पे आपने घर का भंडार रख रखा है रसोई का, वो आपका मून कंसीडर करता है। लिविंग रूम, जहां आप अपने घर में बैठ के अभी क्लास कर रहे हो, वो आपका कौन रूम कौन से को कंसीडर कर रहा है? मरकरी को। जैसे जैसे जब हम चार्ट के अंदर ये सब चीजें पढ़ेंगे, क्लास के अंदर जब चार्ट देखेंगे, थ्योरीज देखेंगे, तो ये चीजें हमारी जब काम आएंगी सारी की सारी। ठीक है, अगर मान लीजिए कहीं कि किसी का मरकरी हिट हो रहा है, अब मरकरी कौन से घर में आ रहा है, फिर आप देखो मरकरी को लिविंग रूम को भी कंसीडर करते हैं, तो आप लिविंग रूम में चेक करोगे। ठीक है, पॉइंट क्लियर? ये रेमेडीज में हम रेमेडीज करवाऊंगी, ये टेबल आपके जब काम आएगी बहुत। मैम वीनस का नहीं पता। वीनस का नहीं बताया मैंने? नहीं मैम। जुपिटर, राहु, सैटर्न। मैम केतु का भी नहीं पता। केतु का तो नहीं आएगा, एक मिनट। मरकरी, जुपिटर, सन, मार्स कहाँ गया? किचन, स्टोर रूम, अच्छा एक मिनट, ये यहाँ पे साउथ ईस्ट में जो बताया ना, ये वीनस आएगा किचन में। और इसके नीचे साथ में लिख लो साउथ में, मैंने एक लाइन में खा गई, यहाँ पे लिख देती हूँ, साउथ। हाँ मैम, यही तो बता रही हाँ, थी, बिल एक रिकॉर्डिंग गलती में हो, है, साउथ में था मार्स। मार्स, ठीक है। मैंने नोट्स और मार्स बनवा का ली ये थी। आएगा किचन हाँ। स्टोर रूम, आएगा यहाँ पे किचन का स्टोर रूम। ठीक है, केतु को हम कंसीडर नहीं करेंगे। केतु ऐसे जो जी होता है मैम। वो आपके घर का प्लान वो होता है, मैं आपको बता देती हूँ। जो केतु होता है, लिखना चाहो तो लिख लो, घर का सेंटर होता है केतु। सेंटर जो होता है वो आपके घर के केतु को कंसीडर करते हैं, होता है। मैम वीनस किचन होती है। वीनस को कि हमने यहाँ पे डायरेक्शन के हिसाब से कंसीडर किया है, किचन को भी। ठीक है, वीनस आपका बेडरूम को भी हम कंसीडर करेंगे। मैम साउथ इंडिया में जगह साउथ ईस्ट ही है, उसमें ही लॉकर बना देते हैं वहां पे हम्म, किचन में। ठीक है, ये केतु सेंटर, मैंने यहाँ पे क्या लिखना चाह रही थी मैं? सेंटर को हम केतु से कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये चीजें यहाँ तक समझ में आ गई? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आगे चलाऊं या रुक जाऊं अभी? करा दूं मैम आगे? ये आप पीडीएफ में डाल दोगे ना? ये ओके, ओके स्क्रीन मैम, डाल दोगे ना सारे? ये सारी मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगी अभी। ठीक है, चलो पहले आज इतना करते हैं। आज लोग अपना चार्ट बनाओ आप सब लोग। ठीक है, आप देखो कि आपके प्लैनेट्स कहाँ अच्छे हैं कहाँ खराब है, उसको पढ़ो, फिर कल करते हैं अब आगे। ठीक है,
मैम एक क्वेश्चन पूछना था कि वास्तु जो है वो किसकी चार्ट से देखते हैं? वाह, Like, बहुत family में तो 4-5 लोग रहते हैं, लेकिन किसकी उससे देखते हैं? अगर पूरे फैमिली का वास्तु आपको चेक करना है, एस्ट्रो वास्तु का, तो जो घर में सबसे ज्यादा अर्निंग पर्सन है, एक और दो होते हैं। एक तो होता है अर्निंग पर्सन और एक होता है जिसकी घर में चलती है। तो घर में जिसकी चलती है उसकी फैमिली उसके चार्ट को ऑब्जर्व करोगे। बट मैम उनका चार्ट ही ना हो तो लाइक अगर आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता नहीं तो आप पर्शियन कुंडली बना लो। पर्शियन कुंडली कैसे बनती है? अगर मान लीजिए किसी का नहीं पता, तो आप उसी समय, जो समय डेट ऑफ बर्थ टाइम हो रहा है, उस समय का आप चार्ट बना लो, ठीक है, उस जगह का। तो उस कुंडली के हिसाब से भी आप चेक करोगे तो चीजें आपकी सही आएंगी। ठीक है। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन करता है, तो जिस व्यक्ति का आप चार्ट देख रहे हो उसको पढ़ो। मान लीजिए आप अपना देख रहे हो, तो आप उसको ऑब्जर्व करो, तो आपको उसमें भी चीजें मिलेंगी, क्योंकि एक घर में बहुत सारे लोग रहते हैं। और मैंने जो ऑब्जर्व किया है, सब लोगों का अपना अपना जो भी आपका चार्ट बता रहा है ना, उसका इम्पैक्ट आपको 100% दिख जाएगा। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ, अब मुझे बताओ किसी भी कुंडली के फर्स्ट हाउस में किसका कौन सा प्लेनेट है? बताओ राघव जी। जी मेरा मून है। फर्स्ट हाउस में मून है, चंद्रमा है। अब मुझे आप ये बताओ, आप आपके घर के आसपास कोई पानी की जगह है? चंद्रमा, कोई पानी की जगह, दूध की दुकान, मिठाई की दुकान, क्या चीज है आपके घर के आसपास? मैम बिल्कुल सोसाइटी है, एनक्लोज्ड है, कुछ भी नहीं है, मार्केट एरिया काफी दूर है, ना कोई पानी का एरिया ना कुछ भी नहीं है। अच्छा, बिल्डिंग ही बिल्डिंग है चारों तरफ। कैसा कलर है बिल्डिंग का? बिल्डिंग का क्रीम कलर है और ब्राउन है, ब्राउन कह सकते हैं ज्यादा। ठीक है। तो अभी आप इस चीज को देखना कि अगर आपके फर्स्ट हाउस में मून है, तो मून जो डिनोट करता है वो करता है लिक्विड चीजों को, चंद्रमा से लिक्विड चीजों को। आपके घर के 5 किलोमीटर के डायमीटर में, ठीक है, सर्कल में देखना, आपको लिक्विड से रिलेटेड 100% कोई चीज जरूर मिलेगी। आपके घर के दरवाजे पर नाला वगैरह भी हो सकता है? नहीं, नाला नहीं, नाला राहु को रिप्रेजेंट करता है। मैम इनकी बिल्डिंग ऑफ वाइट हो गई तो क्रीम कलर हो गया ना? नहीं, इट इज ब्राउनिश क्रीम। ब्राउनिश का है ना इन्होंने। अगर ब्राउनिश का है तो देखो, इनकी कोई इनके अगर चार्ट हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं सैटर्न का इम्पैक्ट आ रहा होगा उसके ऊपर। ठीक है। तो फर्स्ट हाउस में आप सर्कल की कोई चीज देखो, सफेद चीज आपके दरवाजे के आसपास है, चंद्रमा की कोई चीज, सफेद रंग की चीज देखो। कोई राउंड चीज आपके दरवाजे के आसपास लगी हुई है? नो मैम। आप मुझे फोटो खींच के भेजना, मैं आपको बता दूंगी, निकाल के दिखा दूंगी। मैं अपने एंट्रेंस डोर की आपको फोटो खींच के भेजूंगी। आपने घर के बाहर की फोटो खींच के भेजना, ठीक मैम है। जैसे मेरा फर्स्ट आपके हाउस घर में का, गुरु है। आपके दरवाजे का पेंट कैसा है? मैम वुडन डोर है ब्राउन कलर का, उस पे हमने ग्लास लगवाया हुआ है, उस पे बर्ड्स बनी हुई हैं। देखो, ग्लास है ना, शीशा। शीशा क्या होता है? ग्लास के ऊपर बर्ड्स हैं। मुझे फोटो भेजना, बता दूंगी आप। ठीक है, आप बताओ प्रीति। मेरे फर्स्ट हाउस में मंगल है। बताओ, मंगल है, तो आप ये बताओ, आपके घर के आसपास कोई शार्प चीजों की दुकान है? लाल रंग कुछ है? कोई प्लेग्राउंड, क्या चीज है बताओ? तो मैम हाँ लाइक थोड़ी थोड़ी दूर पर जैसे कॉलोनीज बनी हुई है ना, तो बीच बीच में जगह जगह पे प्लेग्राउंड है ना। और लाल रंग का अगर आपके फर्स्ट हाउस में मंगल है, तो आप देखना, अगर यहाँ पे भी नहीं है, जहां आपका जब जन्म हुआ था वहां देखना कि वहां आसपास में कोई शार्प, जैसे कैंचियों की दुकान होती है, चक्कुओं की दुकान होती है, औजारों की दुकान होती है, वो जरूर होगी आसपास। ऐसी चीजें, नुकीली चीजें, हथियार टाइप की। ठीक है। और मंगल क्या होता है? तीखा होता है। तीखा मतलब मिर्च मसाले, वो तीखी चीजें। और मंगल का जो गवर्न करता है, एक नोटिस किया, लाल रंग को गवर्न करता है। तो ऐसे व्यक्ति का जो घर का जो गेट होगा वो भी लाल कलर का मिल जाएगा आपको, रेड कलर की चीजें मिल जाएंगी आसपास दरवाजे पर। क्या है दरवाजे पे? कुछ रेड कलर की कोई चीज है? ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर का है मैम। डार्क ब्राउन, रेडिश कलर।
कोई बात नहीं है, अभी पता चल जाएगा धीरे धीरे। सुमित जी आप बताओ। मैम मेरा राहु है फर्स्ट में। राहु है फर्स्ट स्टेज में। घर के आसपास नाली है कोई, बिल्कुल बहुत बड़ा नाला है? नहीं मैम। क्या है आपके आसपास ये बताओ। कोई चीज लटक रही है दरवाजे पे, हैंगिंग लटका रखी है, झालर वाला लटका रखी है दरवाजे पर? हाँ मैम, जो डोर पे होता है वो लटका रखा है क्योंकि तुरंत। जो अगर कुछ चीज लटक रही है तो वो भी राहु को रिप्रेजेंट करती है, और अगर राहु है तो आप देखना घर के आसपास आपका कोई बड़ा नाला भी होगा। मैम नाला तो नहीं है। नाली हो छोटी सी। वो तो मैम हर घर के बाहर होती है। अब कौन बताएगा? पूजा विष्णु भैया आप बताओ, आपके फर्स्ट हाउस में क्या है? मेरे फर्स्ट हाउस में मैम कर्क राशि है, लेकिन कुछ भी नहीं है, मतलब कर्क। राशि उसमें कुछ, फर्स्ट हाउस में कोई ग्रह नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट हाउस में कोई भी ग्रह नहीं है, ठीक है। तो कर्क राशि का कौन सी होती है? चंद्रमा होती है, ठीक है। जी जी। तो आपको देखो, आपके घर के आसपास आपको जहाँ आपका जन्म हुआ होगा, देखो ज्यादातर ये कंसीडर हम आपके नेटल चार्ट से कर रहे हैं जहाँ आपका जन्म हुआ था, ठीक है। तो आपके जहाँ आपका जन्म हुआ था वहां आसपास कोई नदी, कोई तालाब था? मैं मेरा कोई। आगरा एशियन मेडिकल में जन्म हुआ था। अच्छा। वो पूरा मेडिकल हॉस्पिटल ही है, जैसे मेरी मदर बताती। तो आगरा में तो नदी है, यमुना नदी भी है, सब है, लेकिन मैं जन्म तो हॉस्पिटल में हुआ था, मेरा मेडिकल कॉलेज। ओके, अच्छा अभी जिस जगह आप रह रहे हो वहां पे आप देख बता सकते हो कि आपके घर के आसपास क्या चीजें हैं चंद्रमा से रिलेटेड? मुझे कुछ बता सकते हो? चंद्रमा से रिलेटेड मेरे दरवाजे पे ही मैंने बोरवेल कराया हुआ है। दरवाजे पे ही बोरवेल करा रखा है? हाँ, पानी के लिए जो है ना, ईस्ट का दरवाजा है, तो हम्म। नॉर्थ ईस्ट साइड में ना बोरवेल कराया है पानी के लिए। वहाँ बाहर से सरकारी पानी भी वहीं से एंटर करता है, वो भी वहाँ है। मेरे दरवाजे पे होकर के पानी की जमीन में लाइन जाती है, वहाँ पे है। तो ऐसा सिस्टम है। ओके, वेरी गुड। ठीक है, भावना जी आप बताओ। एक क्वेश्चन था, मेन गेट आप किसको कंसिडर करते हो? लाइक दो गेट होते हैं ना, एक तो होता है बाउंड्री वॉल जिससे आप अंदर आए, फिर लॉन वॉन होता है, और एक फिर उसके बाद आपके घर के अंदर आने का दरवाजा। तो आप किसको मेन गेट मानते आप दोनों ही कंसीडर करे जाएंगे। मैम नर्सिंग होम कौन से प्लैनेट से देखेंगे? क्या चीज है? नर्सिंग होम। नर्सिंग होम मरकरी से भी देखेंगे हम इसे। मैम जहाँ मेरा जन्म हुआ था वहाँ झोड़ था सामने घर के बाहर। और था? जी। अब आपने कहा देखो, ना कि जहाँ जन्म हुआ जहाँ जन्म वो जोड़ के गाँव। राहु होता है ना, गंदा पानी हाँ इकट्ठा गाँव के होता है पास। जाके सारा। हाँ, जी। ठीक है। अब आप बताओ गजल जी, आपका कौन सा है प्लेनेट फर्स्ट हाउस में? आप म्यूट हो। मैं तो म्यूट नहीं हूँ। गजल जी आप बताइए, आपके फर्स्ट हाउस में हाँ, कौन से प्लेनेट है? मुझे ना एक्चुअली समझ में नहीं आया। यहाँ पे एक लाल किताब कुंडली मैंने डाला है, पर उसपे LA और NE लिखा हुआ है, मुझे नहीं समझ में आया। कहाँ डाला है बताओ? सॉरी। कहाँ पर डाला है, बना के दिखाओ मुझे, भेजो ग्रुप के आपने अंदर। आपने जो ऐप बोला था ना एस्ट्रो सेज में, हाँ। वहां पे आपने बोला था ना कि अंदर ऑप्शन डेट ऑफ बर्थ नाम लिखना है, और फिर अंदर ऑप्शंस में जाके लाल किताब कुंडली ओपन करना है। हाँ जी। हाँ, सो वहां पे मैंने किया है, पर फर्स्ट हाउस में मुझे LA और NE दिखा रहा है, उसका मीनिंग नहीं समझ में आया। मुझे लगन सब एंड लगन एंड नेपच्यून। पहले मतलब हमारी लग्न कुंडली के बारे में बोल रहे हो शायद। बट तो लाल किताब में तो ऐसा नहीं आएगा ना लिखा हुआ इनका, एल और एन। हाँ तो मुझे तो वैसा ही दिख रहा है। अभी मैं आपको करती हूँ, अभी मैं कर लूँ फिर आपका चार्ट दोबारा बना के दिखाती हूँ आपको, ठीक है? ओके। ठीक है, आपको बताती हूँ। निशा जी आप बताओ, आपके फर्स्ट हाउस में कौन से प्लेनेट है? मैम तीनों है, सन मून जुपिटर। सन मून जुपिटर। घर के आसपास ये बताओ, कोई सरकारी कर्मचारी रहता है? मैम कर्मचारी नहीं रहता, मेरे घर के पास स्कूल है, वाह। कॉलेज है एक्चुअली। देखो, है ना कॉलेज, गवर्नमेंट है ना? नहीं गवर्नमेंट नहीं है, प्राइवेट है लेकिन। ओके। सन मून और जुपिटर, बढ़िया, सही है। विशाली जी आप बताओ। मैम मेरे तो फर्स्ट हाउस में राहु है
और मेरे घर के बैक साइड पे गटर है, जैसा कहते हैं ना ड्रेनेज, खराब पानी और कूड़ा कचरा वगैरह, तो वो है मेरे घर के आसपास। वेरी गुड। ममता जी? मैम मैंने भी चेक नहीं किया, मैं भी कर रही हूँ उसमें ऐप डाउनलोड। ठीक है। दिव्या जी? दिव्या जी? मैम मेरा केतु है। केतु है, तो केतु क्या चीजें दिखाता है? मल्टीपल चीजें दिखाता है। ठीक है, हाँ तो मैम। मुझे ये बताओ आपके घर के आसपास क्या चीज है? कोई ऐसा है, कोई मंदिर है? पार्क है मैम, मंदिर तो नहीं है, पार्क है। पार्क है। हाँ। ओके। मैम मंदिर जुपिटर से भी देखेंगे? हाँ, मंदिर जुपिटर से ही देखेंगे। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैंने एक चीज देखी है, अगर जिस व्यक्ति का मंगल फर्स्ट हाउस में होगा, उस घर का जो गेट होता है वो रेड कलर का होता है, और घर के अगर बहुत ज्यादा मंगल हिट का, मंगल मतलब कहीं से भी दूषित नहीं हो रहा है, तो घर के बिल्कुल आसपास शार्प चीजों की दवा दुकान होती है। मतलब कोई जैसे कह सकते हैं, जैसे लाइक जो होते हैं ना, जैसे कैची कटर्स होते हैं जिनकी रिपेयरिंग्स की जाती है, वेल्डिंग वाला काम, ये चीजों की दुकानें होती हैं। जिनके पास मरकरी होता है उनका प्ले ग्राउंड भी मिल जाता है। प्ले ठीक है, 9 नंबर जिसका मंगल होता है वहां भी प्ले ग्राउंड मिल जाता है, मरकरी वाले में भी प्ले ग्राउंड मिल जाता है। जिनका सूर्य होता है, या तो कोई सरकारी बिल्डिंग होती है या कोई सरकारी कर्मचारी वहां रह रहा होता है, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर। गवर्नमेंट ऑफिसर में कोई भी हो सकता है, LIC वाला भी गवर्नमेंट ऑफिसर में कहलाता है। ठीक है। अगर कोई चंद्रमा है तो वहां पर आपको लिक्विड चीजें मिल जाएगी, कोई व्यक्ति आपको चंद्रमा से रिलेटेड चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी। तो जो प्लेनेट आपके घर फर्स्ट हाउस में है, वो चीजें आपको अपने घर के सराउंड एरिया में मिल जाएंगी। अब दूसरा आता है आपका जो प्लेनेट होता है, अगर मान लीजिए मैंने क्या कहा कि घर की जो अंदर की दीवारें होती हैं वो कौन सी होती हैं? घर बंद। तीसरा घर। अब तीसरे घर में आपका जो प्लेनेट है, उस कलर के का पेंट आपको अपने घर के अंदर मिल जाएगा। घर के अंदर की चीजें पे मिल जाएगा, पर्दे मिल जाएंगे आपको वैसे उस प्लेनेट के कलर के। और कोई प्लेनेट ना हो? और अगर प्लेनेट नहीं है तो आप राशि को देखो, वहां पे आपकी राशि कौन सी आ रही है उससे मैच करके देखो। ओके। जो प्लेनेट आपके 11वें घर में है, वो आपके मकान के बाहर की दशा बताता है। आपके घर का जो बाहर का जो फ्रंट है उसकी सिचुएशन बताता है वो। ठीक है। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही करते हैं। आप सब लोग जितना हमने समझा है इन सबको आप समझ कर आना। ठीक है। फर्स्ट एंड 11 दोनों एंट्रेंस है, तो फिर किसको देखेंगे ज्यादा? मैंने 11 को एंट्रेंस कब कहा? मैंने 11 को घर के बाहर की दीवारें कहा। बाहर की दीवार, घर के बाहर की दीवार। एक होती है इनर वॉल, एक होती है आउटर वॉल। आउटर वॉल होती है 11th हाउस, और इनर वॉल होती है आपकी 3rd हाउस। मैम फर्स्ट हाउस को हम ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं कि जो हमारी पर्सनल लाइकिंग्स हैं, या हम जो ईट खाते पीते हैं या पहनते हैं, वो भी हमारे फर्स्ट हाउस से डिपिक्ट हो जाती हैं। आ जाएंगे, सब कुछ है, ये सारा मैं लिखवाऊंगी आपको कल। ठीक है, पूरे के पूरे 12 घरों को लिखवाऊंगी। ठीक है, चलो आज की क्लास के लिए इतना ही। कल मिलते हैं हम सेम टाइम पर। जय श्री कृष्णा। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री कृष्णा। नमः शिवाय।